अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज जो हमारा है वो लेक्चर नंबर 52 है। हमारा लेक्चर 52 जो है वो आज हमने डिस्कस करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, लेक्चर 52 से पहले जो हमने डिस्कस किया वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, वो हमने सीखा। हमने कहा अगर हमें जी की वैल्यूज़ गिवन हो जाएं, जी की वैल्यूज़ पता चल जाएं, उनको जी टेबल में देखा और डायरेक्ट हमने एरिया फाइंड कर लिया। सेकंड केस हमने ये पढ़ा कि एग्जामिनर समटाइम हमें एक्स की वैल्यूज़ गिवन कर देता है। अगर वो एक्स की वैल्यूज़ गिवन कर दे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स की वैल्यूज़ को जी में कन्वर्ट किया करते थे। जब एक्स जी में कन्वर्ट हो गया उसके बाद हम क्या करते थे, जी टेबल को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते थे, ठीक। थर्ड केस हमने क्या देखा, थर्ड केस हमने ये देखा था कि हमारे पास पॉपुलेशन साइज़ जो है वो एन आ गया था, ठीक है। हमारे पास पॉपुलेशन साइज़ एन आ गया था। हमने कहा इस एन का क्या रोल है, यानी कि आप यहाँ पर पॉपुलेशन हमसे पूछेगा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ हाउस, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं, नंबर्स पूछेगा, ठीक। तो हमने कहा कोई मसला नहीं है, जिस तरह हम नॉर्मली एरिया फाइंड करते थे उस तरह एरिया फाइंड कर लें। एंड में जो उसने हमें पॉपुलेशन साइज़ दिया होगा एंड में हम उससे क्या कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करवा दिया करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या है, गिवन क्या है, हमें एरिया गिवन कर रहा है, मीन गिवन कर रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन कर रहा है। आज हमसे कह रहा है फाइंड करो वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स को फाइंड करो। यानी कि पहले वो हमें x गिवन करता था, हम x से एरिया फाइंड करते थे, आज वो हमें एरिया गिवन कर रहा है, वो कह रहा है x क्या है ये मुझे बता दो। यानी कि पहले हमारी क्या रूटीन हुआ करती थी, पहले हमारी ये हैबिट हुआ करती थी, वो हमें x गिवन करता था, हम x से z में जाते थे और z में जाकर हमने क्या किया, जी टेबल यूज़ किया और वहाँ से हमारे पास डायरेक्ट एरिया आ गया और ये जो एरिया था ये हमारा आंसर हुआ करता था। तो पहले हमारी कुछ इस तरह की रूटीन थी हमारी, ठीक है जी, कि इस तरह की मूवमेंट थी। अब क्या हो रहा है, इस केस में उसने एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने थोड़ा सा यहाँ से अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया। वो चेंज किया उसने, वो चेंज कुछ इस तरह किया, उसने हमें एरिया गिवन कर दिया। यानी कि स्टार्ट कहाँ से ले रहा है, वो स्टार्ट वो यहाँ से ले रहा है, एरिया से, यहाँ से स्टार्ट ले रहा है, ठीक। जब यहाँ से उसने स्टार्ट लिया, स्टार्ट कहाँ से लिया, एरिया से लिया, यानी कि ये एरिया उसने हमें गिवन कर दिया शुरू में। उसने एरिया गिवन कर दिया और अब पूछ रहा है ये वाला x कि भाई ये x क्या है, ये x क्या। तो बिल्कुल जिस तरह हम x से z में आए और z से z टेबल यूज़ करते हुए हम एरिया की तरफ गए, तो आज हम एरिया में बैठे हुए हैं, आज हमें एरिया गिवन है। तो एरिया से मुझे अब x तक पहुंचना है, एरिया से मुझे ये x तक पहुंचना है, ये x क्या है। तो इसके लिए क्या करूँगा, ऑब्वियस है जो आने का रास्ता होगा वही जाने का रास्ता होगा। अज्यूम करिए एक पुल है, तो हम जिस पुल के थ्रू आए उसी ब्रिज के ज़रिए हमने वापस जाना है। तो हम एरिया से क्या करेंगे, सबसे पहले जी टेबल को ही यूज़ करते हुए जी तक पहुंचेंगे। लेकिन आज जो जी टेबल यूज़ करेंगे वो जी टेबल उस तरह से नहीं रीड करेंगे जिस तरह से हम नॉर्मली रीड करते हैं। हम इसको इन्वर्स देखेंगे, इसको हम इन्वर्स देखेंगे, इसको इन्वर्स ऑफ जी टेबल भी बोलते हैं, इन्वर्स ऑफ जी टेबल जैसे कि लिखा हुआ है यूजिंग इन्वर्स ऑफ जी टेबल। यानी कि जी टेबल का इन्वर्स देखना, ये कैसे देखते हैं इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा। तो हम गिवन एरिया से जी टेबल को इन्वर्सली यूज़ करते हुए जी तक पहुंच जाएंगे। जब हम जी तक पहुंचेंगे तो उसके बाद हम अपनी इस जी को एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे और जब हम ऐसा करेंगे हमारा डिज़ायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे, उसके लिए देखते हैं।
इसको ज़रा दोबारा रिपीट करवा दूँ आपको। हम इस वक्त एरिया गिवन होगा हमारे पास, एरिया गिवन है हमारे पास, हमने एरिया से जी में जाएं, कैसे? जी टेबल को यूज़ करते हैं, लेकिन इनवर्स ऑफ जी टेबल यूज़ करेंगे, यूज़ इनवर्स ऑफ जी टेबल, जी टेबल को इनवर्स यूज़ करते हैं। फिर हमने जी से क्या करना है, अपने इस एक्स पे जाना है, जी से क्या करना है, हमने अपने एक्स की तरफ मूव कर जाना है, ठीक है। जब हम एक्स की तरफ मूव करेंगे तो जी जो है ये एक्स में कैसे कन्वर्ट होगा? देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक्स जी इज इक्वल टू एक्स माइनस मी ओवर स्टैंड डेविएशन। अब मुझे एक्स चाहिए तो जी और सिग्मा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, जी सिग्मा इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू। अब म्यू माइनस और इधर के प्लस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू म्यू प्लस जी सिग्मा, यानी कि इस वाली इक्वेशन से हम जी को एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास मीन भी होगा, जी भी होगा, स्टैंड डेविएशन भी होगा, वहाँ से हमारे पास एक्स आ जाएगा। या तो इस फॉर्मूले को याद रख लें, या तो कोई फॉर्मूला याद रखी ना, ये जो फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यूज़ कर लें, ठीक है। तो होप सो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हमने कैसे कन्वर्ट करना है जी को एक्स में, ठीक है। तो अब ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हमारे पास, उसने कहा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हमने जो मीन फाइंड किया है वो हमने फाइंड किया है 47.6, ये हमारे पास मीन आ गया, ये हमारे पास मीन आ गया। स्टैंड डेविएशन कितना उसने कहा 16.2। फाइंड द 2 पॉइंट्स, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। उसने कहा 2 पॉइंट फाइंड करो, 2 पॉइंट्स फाइंड करो सच दैट सिंगल ऑब्जर्वेशन हैज़ अ मिडल 97% प्रोबेबिलिटी फॉलिंग बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है ये इसका ग्राफ बनाकर आपको समझ आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हमने इसका ग्राफ बनाया उसने कहा 2 वैल्यूज़ फाइंड करो। हमें पता है कि जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 वैल्यूज़ की बात करें तो एक वैल्यू जो है वो हमारे पास लेफ़्ट तरफ आएगी और एक वैल्यू हमारे पास राइट तरफ आएगी। क्योंकि देखें अगर एक पॉइंट होता तो हमने कहा भाई बताओ एक पॉइंट किस तरफ है, ये एक पॉइंट है राइट तरफ, ठीक है, और ये भी एक पॉइंट है लेकिन ये लेफ़्ट तरफ, ये राइट की तरफ है, ये राइट की तरफ है, ये लेफ़्ट की तरफ है। उसने 2 पॉइंट्स की बात की। जब उसने 2 पॉइंट्स की बात की और उसने कहा दोनों पॉइंट के जो मिडल है वो 97% कवर कर रहा है। हमने कहा हो सकता है कि 2 पॉइंट का मतलब ये भी तो हमने पढ़ा था कि दोनों पॉइंट वन साइड पर आ रहे हैं, दोनों पॉइंट राइट साइड पर भी आ सकते हैं, दोनों पॉइंट लेफ्ट साइड पर भी आ सकते हैं और दोनों पॉइंट एक लेफ्ट पे और एक राइट पे भी आ सकता है। हमने कहा 2 पॉइंट्स तो उसने लिख दिया लेकिन उसने ये नहीं बताया कि 2 पॉइंट्स की डायरेक्शन किस किस तरफ होगी, राइट होगी, लेफ्ट होगी या किस तरफ होगी। तो हमने कहा कि ये इनका एरिया तय करेगा, ये इनका एरिया तय करेगा। उसने कहा 97% का मतलब ये हुआ कि जो एरिया कवर कर रहा है वो यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक 97% एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि वो दोनों साइड एक तरफ है, यानी कि 2 पॉइंट्स हैं, ये सेंटर आ गया हमारा और एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। अब खुद बताएं ये दोनों पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों इस राइट रेंज में हैं और राइट रेंज में टोटल परसेंटेज 50% होती है, यानी कि 0.5 होती है। लेकिन वो तो कह रहा है 90% हो दोनों पॉइंट्स के दरमियान। अब मुझे खुद बताएं
यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल 50% हुआ, क्या ये जो छोटी सी रेंज बनी है, क्या ये 97% हो सकती है? नेवर एवर, कभी नहीं हो सकती। अगर ये कभी नहीं हो सकती, इसका मतलब जो हमारे पास हमारा डिज़ायर पॉइंट निकलेगा वो ये वाला निकलेगा, यानी कि हमारे पास एक पॉइंट ये होगा, उसको x1 कह देते हैं, और एक पॉइंट ये होगा जिसको x2 कह देते हैं। और x1 से लेके x2 के दरमियान हमने कहा 95% एरिया है, जो कि उसने 97% प्रोबेबिलिटी मीन 97% एरिया है। सही हो गया जी? अच्छा, अब क्वेश्चन को कैसे लेके चलना। उसने ये बता दिया x1 से लेके x2 तक 97% एरिया है, जैसा कि उसने ये कहा। x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, और यहां से यहां तक उसने कहा 97% एरिया। तो मैंने कहा ये तो हमारा सेंटर हो गया ना, ये तो आपको बताइए, तो हमारा सेंटर हो गया, ये तो हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अगर 97% टोटल एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल सारा 97% एरिया है, तो अगर मैं इस 97% को हाफ करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाफ किया, ये देखें 97% को हाफ किया, तो 97% का हाफ करें ज़रा, 97 डिवाइडेड बाय 2 करें, तो आंसर क्या आया? आंसर आया 48.5%। यानी ये कह सकता हूँ कि 48.5% इस तरफ आएगा और 48.5% राइट तरफ आएगा। और इन दोनों एरियाज़ को अगर हम ये वाले एरिया, इन दोनों एरिया को मिला दें तो ये देखें 97% हमारा एरिया बन रहा है। क्लियर हो गया? अब यहाँ से परसेंटेज रिमूव करें, मुझे डेसिमल वैल्यूज़ चाहिए। तो डेसिमल वैल्यूज़ क्या होंगी? परसेंटेज रिमूव करें तो 0.485, 0.485, ठीक है जी। यानी कि इस हमें पता ना, यहाँ पे मीन x, अगर x है तो यहाँ पे मीन होता है, और अगर z की वैल्यू चल रही है तो यहाँ पे z 0 होता है। तो देखें 0 से लेके x2 तक 0.485 एरिया, 0 से लेके x1 तक 0.485 एरिया है, ठीक है। जैसे कि आपको बोर्ड में भी नज़र आ रहा है कि 0 से लेके x2 तक 0.485 एरिया। अब ये जो एरिया नज़र आ रहा है, ये वाला 0.485 एरिया, पहले ये हमारा कभी आंसर हुआ करता था। आज क्या है? ये एरिया जो ये गिवन है, ये हमें गिवन है। अब हमने क्या करना है? इन्वर्स ऑफ z यूज़ करूँगा और 0.485 के अगेंस्ट z वैल्यू ढूंढूंगा। वो कैसे ढूंढनी है? अब हमारा काम क्या है? ठीक है, अब हमारा काम कुछ ये है, देखिएगा। अब हमें एरिया मिल गया, यानी कि उसने कहा था जो एरिया गिवन होगा, वो एरिया क्या गिवन है? 0.485, ये एरिया गिवन है। सही है? अब मुझे एरिया तो मिल गया, अब मैं यूज़ करते हुए z इन्वर्स z की वैल्यू ढूंढूंगा। ये z की वैल्यू किस तरह ढूंढनी है, आइए देखते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आ गया, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आ गया, ठीक है। और हमारे पास देखें वैल्यू क्या थी? 0.485। इसको हमने ढूंढना है किस में? अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल में। तो 0.485 को फोकस करो। अब इसको कहाँ ढूंढना है? वेयर टू फाइंड भाई, हम आपको कहाँ ढूंढें? तो उसने कहा कि मुझे ढूंढो एरिया में, क्योंकि मैं एरिया हूँ, ये कह रहा है 0.485 कह रहा है कि भाई मैं एरिया हूँ, मुझे एरिया में ढूंढो। तो हम क्या करेंगे? एरिया के समुंदर में डाइव लगाने वाले हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये z की वैल्यू, ये जो वैल्यूज़ हैं ये z वैल्यूज़ हैं। देखें z की वैल्यूज़ हैं, ये z वैल्यूज़ हैं। ये जो अंदर वाला मटेरियल है, ये हमारे पास एरिया होता है। अब इस एरिया में देखना है, इस एरिया में क्या देखना है? सर कौन सी वैल्यू देखें? 0.485 पर देखें। चलो जी 0.485 को ढूंढते हैं। 0.48। अब देखो 0.485 को कैसे ढूंढना, बड़ा आसान है। टारगेट करो 48 को। 48, 37, ये भी नहीं, 43 नहीं, 45 नहीं, 48 तक जाना, आगे चलो 47 नहीं, 48 तक जाना, 48 किधर गया? ये 48 मिल गया। अब 48 के बाद क्या था? 50। तो 48,
54 है, ये भी नहीं चाहिए, ये मिल गया 0.4850 मिल गया जिसकी हमें तलाश थी, ये मिल गया, ये हमारी डिज़ायर वैल्यू है 0.84। यही था ना, यही एरिया गिवन था ना हमारे पास। देखें ज़रा, चेक करें ज़रा 0.485, ये देखें ज़रा 0.485। अब इसके अगेंस्ट क्या करना है, हमने z की वैल्यू देखनी है ना, z की वैल्यू क्या आती है, लेट्स सी z की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। अब इसके अगेंस्ट z की वैल्यू क्या है, z क्या यहाँ पर 2.1 और अप जाएं ज़रा, देखते हैं क्या वैल्यू आती है 2.1, जाते जाएं, हाँ 2.17। तो z की वैल्यू क्या आ गई, z की वैल्यू क्या आ गई 2.17, हमारे पास 2.17 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये इस तरह आपने वैल्यूज़ देख लेनी है कि 2.17 कैसे, 2.1 और ये हमारे पास 7 आ गई। ठीक है, तो z की वैल्यू क्या आ गई 2.17 आ गई। अब इसको क्या करना है, x में कन्वर्ट करना है, तो इसको x में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब ये देखते हैं। फॉर्मूला ये था हमारे पास, z इज इक्वल टू एक्स माइनस मी ओवर स्ट्रैंड डेविएशन। ठीक है जी, तो z कितना हमारे पास 2.17 है, z हमारे पास 2.1, तो z की कलेक्शन 2.17। ठीक है, और x कितना है हमारे पास, वो तो फाइंड करना है। मीन कितना है, मीन ये मीन है 47.6, स्टैंड डेविएशन कितना है 16.2। ठीक है, तो यहाँ से x आ जाएगा आपके पास 2.17 मल्टीप्लाई बाय 16.2 और प्लस 47.6, तो आंसर आ जाएगा 82.754, आंसर आ जाएगा 82.754। 54 से ग्रेटर है, अगर 1 डेसिमल प्लेस में करेंगे तो राउंडिंग हो जाएगी 82.8, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये देखिए आंसर बड़ा हुआ। ठीक है, ये आंसर कौन सा, ये वाली x2 की वैल्यू मैंने सबसे पहले फाइंड की, x2 की वैल्यू। ठीक है, तो x2 की वैल्यूज आएगी हमारे पास 82.8 आ गई। ठीक है, अब मुझे x1 की वैल्यू चाहिए, x1 की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से आपने देखनी है, यहाँ से एक बात ध्यान से रखनी है, ये क्या, ये जो z है 2.17, हमें पता है कि 0.485 राइट तरफ भी एरिया 0.485 है, यानी कि इसकी जो z की वैल्यू है वो ये होगी 2.17, और ये भी एरिया सेम है 0.485, इसकी भी वैल्यू क्या होगी z की 2.17 होगी। लेकिन याद रखिएगा ये जीरो से लेफ्ट तरफ है, ये वाला माइनस में होगा और ये वाला प्लस में होगा, ये बात याद रखनी है। तो क्योंकि पहले मैंने राइट वाला फाइंड किया, तो देखें 2.17 मैंने प्लस के साथ रखा हुआ, प्लस के साथ। अब ये x1 फाइंड करते हैं ज़रा, ये x1 फाइंड करते हैं। ठीक है, तो x1 फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर हमने क्या कर देना, माइनस कर देना। अब x1 के लिए यहाँ पे x1 कर दें, x1 के लिए हमने यहाँ पे इसको माइनस कर देना। ये माइनस मैंने क्यों किया, माइनस मैंने इसलिए किया क्योंकि 0.485 ये वाला जो एरिया, इसके अगेंस्ट जो z की वैल्यू आ रही है वो जीरो से लेफ्ट तरफ आ रही है, तो जीरो से लेफ्ट z क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है। तो अब सॉल्व कर लें, 16.2 मल्टीप्लाई बाय 2.17 माइनस 47.6, आंसर आ गया 12.4, आंसर आ गया x1 इज इक्वल टू 12.4, ये मैंने राउंडिंग करके लिखा हुआ। तो देखिए दो वैल्यूज, ये आंसर ये वाला पड़ा हुआ, पहले हमने आंसर ये फाइंड कर लिया था 82.8 का, और अब हमने फाइंड कर लिया आंसर 12.4 का। तो इस तरह हमें 2 पॉइंट मिल गए। ये 12.4, ये देखें x1 क्या है मेरे पास, x1 मेरे पास 12.4 है, तो 12.4 से लेके 82.8 के दरमियान जो एरिया आ रहा है वो 97% उसने का एरिया। तो आपने इस तरह से सम टाइम वो आपको एरिया गिवन कर देगा, अपने एरिया की मदद से क्या करना है, x की वैल्यू तक पहुंचना होगा। ठीक है, ये एक अच्छा खासा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी होम असाइनमेंट, ये आपने खुद करना, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा
सॉल्व आपने खुद करना है, आपके पास आंसर ये अवेलेबल है, ये आपका आंसर आना चाहिए। P10 का मतलब होता है, P10 का मतलब होता है 10%। और अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखें हमें पता है भाई, हमें पता है कि भाई सेंटर तक तो 50% होता है, सेंटर तक तो 50% होता है। तो 10% का मतलब ये है कि शुरू वाला ज़ीरो से लेके, ज़ीरो तो खैर नहीं होता है, इन्फिनिट होता है, मतलब स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक हमने कहा ये हमारे पास 10% एरिया। अगर ये 10% एरिया है तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया हमारे पास कितना होता है, दैट इज़ 50%। 50% में से ये 10% एरिया, तो जी यहाँ पे ज़ीरो होता है। ज़ीरो से लेके हमें पता है जो जी है वो ज़ीरो से लेके यहाँ तक की रेंज बता रहा होता है कितनी है, ठीक है। तो ज़ीरो से लेके 10% यहाँ तक, यहाँ पर जो भी जी की वैल्यू आती है हमें नहीं पता क्या आने वाली है। ज़ीरो से लेके इस जी की वैल्यू तक जो रेंज आएगी वो कितनी होगी, ऑब्वियस बात है वो 40% आएगी। और 40% क्या होता है, 0.4 होता है। आपने क्या करना है, एरिया में जाओगे, 0.4 के अगेंस्ट जी की वैल्यू देखोगे, जो जी की वैल्यू आएगी उसको एक्स में कन्वर्ट कर देना, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। सही होगा। P99 में क्या करना है, P99 में आप लोगों ने सेम ऐसे ही करना है कि डायग्राम बन गई। अब P99 का मतलब होता है कि 99% है, तो हमें पता है कि ज़ीरो से लेके यहाँ तक तो 50% हो गया ना, यहाँ तक ये तो 50% हो गया, आगे 49% और होगा, 49% आगे 49% और होगा, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 99% बन जाएगा, ठीक है। तो ये 50% का तो एरिया हमें इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि जी की वैल्यूज़ यहाँ तक हमें चाहिए भी नहीं। हमें चाहिए ज़ीरो से लेके यहाँ तक ये इस रेंज में जी की वैल्यू क्या आ रही है। तो 49 के पास होता है 0.49 को जी एरिया में देखना है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि जी की वैल्यू क्या है। आपने फिर इस जी की वैल्यू को एक्स में कन्वर्ट कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 85.3। ये दो क्वेश्चन आपकी होम असाइनमेंट है, आपने इनको सॉल्व करना, ठीक है। होप आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कहीं पर भी कोई मसला आ गया तो आप पिछले वाली वीडियो से हेल्प ले सकते हैं कि मैंने कैसे फाइंड किया। बस एक बात याद रख लेना, ये 10% लेफ्ट साइड पे पड़ा है, इसका जो जी आएगा वो माइनस में आएगा। ये 99 राइट साइड पे पड़ा है, इसका जो जी आएगा वो प्लस में लिखना आपने, बस ये गलती ना करना, बाकी आंसर चलो ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का ही इनवर्स का, ठीक है। ये मैं भी करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा और आइडिया हो जाए हमें, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है द हाइट ऑफ एप्लीकेंट्स द हाइट ऑफ एप्लीकेंट टू द पुलिस फोर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन कितना है, उसने कहा 170 सेंटीमीटर। स्टैंड डेविएशन कितना है, उसने कहा कि पुलिस फोर्स में वैकेंसीज आई, तो उन्होंने कहा कि अगर आप पुलिस में आना चाहते हैं, आपकी जो मीन हाइट हो, आपकी जो मीन हाइट हो वो 170 सेंटीमीटर हो। हाँ, इसमें 3.8 सेंटीमीटर का प्लस माइनस मार्जिन दे सकते हैं हम, यानी कि किसकी 170 से 3.8 सेंटीमीटर हाइट ज़्यादा हुई उसको भी हम हायर कर लेंगे, और जिसकी 170 से 3.8 सेंटीमीटर जो वैल्यूज़ कम हुई हम क्या करेंगे, उसको भी कम कर देंगे, ठीक। अगली बात इम्पॉर्टेंट है, उसने कहा 30% एप्लीकेंट्स आर रिजेक्टेड। हमने 30% कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया बिकॉज दे आर टू स्मॉल, उनकी जो हाइट थी, बिकॉज देयर हाइट आर टू स्मॉल, उनकी हाइट छोटी थी। व्हाट मिनिमम हाइट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर पुलिस फोर्स, बताओ कम से कम हाइट कितनी हो कि पुलिस फोर्स हमें एक्सेप्ट कर ले। बात समझ आ गई। हमने वो हाइट देखनी है कि जिस हाइट के ऊपर हम पुलिस फोर्स में एंटर हो सकते हैं, वो हमें हायर कर सकते हैं। तो हमने कहा ज़रा ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से ज़रा थोड़ी सी हमें मदद मिल जाती है। ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लिया। अब वो कह रहा है कि 30% एप्लीकेंट्स रिजेक्ट हो गए,
मुझे पता है ये सेंटर मेरा 50% पर होता है। अगर 30% रिजेक्ट हुए हैं तो 50 से पीछे 30% यहाँ पर आएगा, अज्यूम कर लेते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 30% एप्लीकेंट्स रिजेक्ट हो गया। यहाँ से लेके ऑनवर्ड 30 से लेके ऑनवर्ड सारे एक्सेप्ट हुए हैं। क्लियर हो गया? यानी कि यहाँ से लेके ये सारे जिनकी हाइट यहाँ इस एरिया पे आ रही है वो सारे रिजेक्ट होते गए। लेकिन इस डॉट से ऑनवर्ड जितनी भी हाइट वाले लोग आ रहे हैं वो सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं। यानी कि जिस पर्सन की हाइट इस डॉट तक पहुंच गई, जिस पर्सन की हाइट इस डॉट तक पहुंच गई, इट्स मीन वो एक्सेप्ट हो जाएगा, वो पुलिस फोर्स में हायर हो जाएगा। ठीक है? यानी कि मुझे यहाँ पे ये x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ये x की वैल्यू चाहिए। लेकिन पहले हमें z की वैल्यू पता चलेगी तो x की वैल्यू पता चलेगी ना। तो z क्या है हमें पता, 0 से लेके z तक ये पूरी रेंज का हमें z का आंसर मिलता है। तो अगर ये 30% है तो ये कितना हुआ? ऑब्वियस बात है 20%, और 20% मीन 0.2। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है वो 0.2 है। हम हमेशा इसको फाइंड किया करते हैं जो z की रेंज होती है। ठीक है? और z की रेंज मैंने आपको कहा था, बताया था, हमेशा जैसे कि 0 से हमेशा स्टार्ट होगी। तो हमने 0 से देखना है, 0 से लेके 20% तक z की रेंज कितनी बनती है। ठीक है? अब मुझे z चाहिए। अब z को मैं कहाँ देखूंगा? एरिया में देखूंगा, लेकिन कहाँ पे? 0.2 पे। 0.2 मीन 0.20 कह सकते हैं उसको ज़रा। ठीक है जी? चलें जी, अब मुझे चाहिए 0.2। अब मैं सर 0.2 चाहिए मुझे। अब इसको ज़रा रेस कर लेते हैं। ठीक है? 0.2। अब 0.2 को कहाँ ढूंढना? मुझे एरिया में ढूंढना। तो ये एरिया, ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है, इसमें ढूंढना है। चलें ढूंढते हैं। 0 ये मिल गया, 0.2। ठीक है? ये 0.2, तो 0.2 यहीं करीब है। ये देखें इसको ज़रा रेस कर दूँ, यहीं पर आ रहा है। ठीक है? तो 0.2 ये है। ये देखें मिल गया। एक है ये है और ये है। ठीक है? अब 0.1985 ये भी 2 बनने वाला है, और 0.2019 ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब हम ये देखेंगे इसमें से नियरेस्ट कौन है। तो नियरेस्ट इसमें ये है 0.1985। इसको देखिए 85 है, अगर इसको 5 पॉइंट्स और 15 पॉइंट्स यानी कि 0.0015 मिल जाए तो ये 2 बन जाएगा। और ये देखें ये 19 से अबव जा चुका है। तो 0.2 के नियरेस्ट कौन है? तो 0.2 के ऑब्वियस बात है नियरेस्ट ही है। 0.2 के ऑब्वियस बात है नियरेस्ट ही है। अच्छा, यहाँ पे 2 काम और करते हैं हम। यहाँ पे सम टाइम ना कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो ना कहते हैं कि 0.1985 है और 0.2019 है, 0.85 तो 2 से बिलो है, और 0.2019 0.2 से अबव चले गया। हमें तो 0.2 चाहिए ना। और क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। ये भी सही है, एवरेज ले लें या नियरेस्ट ले लें, जैसे मर्जी कर लें। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, अपनी इन्हीं टेबल की वैल्यूज़ के ऊपर रहते हुए हम नियरेस्ट पे ले लेते हैं। आंसर में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं भी शो कराऊंगा, सिर्फ डेसिमल में आंसर में फ़र्क पड़ रहा होगा। ठीक है? तो अगर मैं 0.1985 को चूज़ करता हूँ तो आंसर क्या बनता है? 0.52। तो मेरा z की वैल्यू क्या बनती है? 0.5 और यहाँ से 2, 0.52 बनती है। तो इसको देखते हैं। यानी कि ये z की जो वैल्यू बनती है 0, वो मेरे पास बनती है z की वैल्यू 0.52 बनती है। ठीक? अगर मैं 0.52 से x की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या आएगा? तो फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू x माइनस मी ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो z कितना है? -0.52। ये -0.52 क्यों किया? क्योंकि लेफ्ट साइड पर है। x फाइंड करना है। व्हाट इज मीन 170। तो 170 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 3.8। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3.8 मल्टीप्लाई 0.52 -170
तो आंसर आ गया हमारे पास 168.02 आंसर आ गया 168.02 सेंटीमीटर। क्या यही आंसर है? चेक करें ज़रा, ये देखें, सेम आंसर, बिल्कुल सेम आंसर। अच्छा, अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हमने कहा z की वैल्यू 0.52, तो ये हमने ली थी नियरेस्ट, ये तो हमने नियरेस्ट ली थी। अगर मैं यही वैल्यू लेता एवरेज के तौर पर, तो ये वैल्यू क्या होती है देखते हैं। तो हमने कहा हमारे पास दो वैल्यू सामने आती हैं, हमारे पास ये दो वैल्यू सामने आती हैं। एक ये वाली 0.1985, उसकी वैल्यू आती है 0.52, यानी कि एक 0.52 आती और एक हमारे पास क्या आती 0.5। अगर इसको शामिल करते तो 0.53, दो वैल्यूज आती हैं, यानी कि 0.53। तो इन दोनों का एवरेज ले लें, तो एवरेज वैल्यू क्या आती 0.52 प्लस 0.53 डिवाइडेड बाय 2 किया, आंसर आ गया 0.525। तो ये हमारे पास ये वैल्यू होगी, यानी कि माइनस क्या होता है यहाँ पे 0.52, यहाँ पे 5 कर लेते हैं। तो देखते हैं इसके साथ आंसर क्या आता है। आंसर आ गया 168। आंसर क्या आ गया, अगर हम एवरेज देखें, अगर हम एवरेज के साथ ले रहे हैं तो x का आंसर क्या आ गया 168 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना फ़र्क पड़ा हमें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डेसिमल में 0.02 का फ़र्क पड़ा, जो कि नेग्लिजिबल होता, ये इग्नोरेबल होता। अगर मैं इसको, अगर वैसे ही मैं 168.02 को राउंड ऑफ करूं तो इसने 168 पे राउंड होना। तो देखिए जो कि ये वाला आंसर है। तो एवरेज लेंगे आपको और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर ये है कि नियरेस्ट पे चले जाओ। वो नियरेस्ट बिलो पे हो सकता है, वो या नियरेस्ट अबव पे हो सकता है। होप सो ये आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें मिनिमम हाइट कितनी चाहिए, हमें मिनिमम 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सही है, ठीक है जी। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और हमने ये देखा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्वार्टाइल डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। वो क्वार्टाइल डेविएशन की प्रॉपर्टी क्या है, तो अगर थोड़ी सी मैं आपसे शेयर करूं कि क्वार्टाइल डेविएशन की प्रॉपर्टी क्या है, वो है हमारे पास, ये देखिएगा, ये प्रॉपर्टी। अब इसका क्वेश्चन आने वाला है कि Q1 जो होता है और जो Q3 होता है वो इक्वी डिस्टेंस पर होता है, किससे, मीन से। तो Q1 का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा आ गया, और Q3 क्या हो गया, म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। आपने इन वैल्यूज़ को क्या करना है, याद कर लेना है, इन वैल्यूज़ को याद कर लेना। ये वैल्यूज़ को हम खुद भी डिराइव कर सकते हैं, पर इसका इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता कि पहले मैं वैल्यूज डिराइव करूं, क्योंकि आना तो यही आंसर है, डिराइव करके भी ये याद आंसर आना है, याद करके भी ये आंसर आना। तो टाइम सेव करने के लिए अब इसको याद कर लें। तो Q1 क्या हो गया, म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, और Q3 क्या हो गया, म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब उसने कहा कि इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लोअर क्वार्टाइल, आपको पता है लोअर क्वार्टाइल कौन होता है, हमने कहा ये तो Q1 होता है। अपर क्वार्टाइल हमने कहा ये कौन होता है, हमने कहा ये तो Q3 होता है। तो Q1 कितना हो गया 8, Q3 क्या हो गया 17। फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, उसने कहा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो। तो हमने कहा फॉर्मूला ये होता है Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन, और Q3 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन। याद है जब ये मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, मैंने कहा था कि Q1 के साथ माइनस क्यों आया है, Q1 के साथ माइनस क्यों आया है, ठीक है, इसका माइनस क्यों आया है,
और इसके साथ प्लस क्यों आया है, मैंने कहा इसके पीछे एक राज है। वो राज ये है कि जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको समझाऊंगा ये बात आपको वहाँ समझ लग जाएगी। अब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सीख चुके, अब आपको खुद से सोचना है, खुद से एनालिसिस करना है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है कि वाई नेगेटिव साइन बिसाइड विद Q1 एंड वाई पॉजिटिव साइन अलॉन्ग विद Q3, कि Q1 के साथ माइनस साइन क्यों आया, Q3 के साथ प्लस साइन क्यों आया। टेक योर टाइम, थिंक। उम्मीद है कि आपने आंसर सोच लिया होगा अपने दिमागों में। जिन्होंने नहीं सोचा उन्होंने कमाल किया, उन्होंने अपनी सोच को ज़ाया नहीं होने दिया। ठीक है, कुछ ये सर हम सोचेंगे, आई मीन ये ना हो जो हमने सोचना था हमारी सोच कम हो जाए, क्योंकि जो हमारे पास खाना पड़ा हो अगर हम वो खाना खा लें खाना कम हो जाएगा ना, कि नहीं होगा। हमारे पास कोई चीज़ होगी उस चीज़ को यूज़ कर लेंगे फिर वो चीज़ कम हो जाएगी, तो कुछ फ्रेंड सर वो हमारी अक्ल होती है, अगर हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे ये ना हमारी अक्ल कम हो जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा अक्ल इस्तेमाल करने से बढ़ती है, कम नहीं होती है, तो अक्ल इस्तेमाल किया करें। हाँ ठीक है, अगर अक्ल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अक्ल जो है आपको फिर कहीं और ले जाएगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि जो एम्प्टी वेजल्स होते हैं वो डेवल्स माइंड होते हैं। एम्प्टी वेजल्स डेवल्स माइंड, जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर बन जाता है, तो उसमें शैतानी ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपने दिमागों को कभी खाली ना रहने दिया करें। ठीक है, अपने आप को कभी खाली ना रहने दिया करें, कि जब वेले निकम्मे होते हैं तो कुछ काम नहीं होता, तो शैतान क्या करता है, इंसान वो देखें शैतान का सबसे बड़ा हथियार ये होता है इंसान को गुमराह करने का, जब इंसान तन्हा होता है, जब इंसान अकेला होता है। जब इंसान अकेला तन्हा होता है वो सबसे बेहतरीन टाइम होता है शैतान के लिए किसी इंसान को बहकाने के लिए, और प्रोबेबली जो कमज़ोर होते हैं हम जैसे वो बहक भी जाते हैं। ठीक है, बुरे बुरे ख्यालात आने शुरू होते हैं। इसलिए जब इंसान अकेला हो तो कोशिश कर लें कि वो अकेला हो ही ना। ठीक है, वो किसी न किसी घर वालों के साथ बैठ जाए, दोस्त के पास चले जाए। ठीक है, अकेला ना हो, कोशिश करें, अवॉइड करें तन्हाई से। कभी भी आइसोलेटेड पर्सन नहीं बना, आइसोलेशन में कभी नहीं जाना। ठीक है, इसे अवॉइड करना है। अगर फिर भी मौका मिले आइसोलेशन का तो कोशिश करें अपने आप को कुछ अल्लाह का जिक्र कर लिया करें बैठे बैठे। ठीक है, तो कोई नहीं, अल्लाह ताला अजर देंगे इसका। तो हमने Q1 और Q3 लिख लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब Q1 की वैल्यूज़ क्या है, Q1 हमारे पास यहाँ पे देखें 8 है, तो इस Q1 की जगह हम लिख लेते हैं 8। ठीक है, Q1 की जगह लिख लेते हैं हम 8 और Q3 की जगह Q3 की हम वैल्यूज लिख लेते हैं। तो Q1 क्या था हमारे पास 8, यहाँ पे हमने लिख लिया 8, और Q3 कितना था 17, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 17। ठीक है, अब हमने क्या करना है, साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर लेना, साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा, अब मेरा आंसर तो रह गया बीच में, भाई Q1 के साथ नेगेटिव क्यों साइन क्यों आया, भाई Q1 के साथ नेगेटिव साइन इसलिए आया, Z यहाँ पे 0 है, तो देखें Q1 Z के लेफ्ट साइड पर है ना, तो इसलिए Q1 के साथ नेगेटिव साइन आना है, और Q3 Z के राइट साइड पर है, इसलिए Q3 के साथ प्लस साइन आया। बस ये छोटी सी रीज़न थी और ये आपको पता थी। ठीक है, अब इसको क्या करना, हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना, क्योंकि हमारा MCQ बेस एग्जाम है तो हमारे लिए तो बड़ी आसानी है। आपने क्या करना है, इसको साइमल्टेनियसली जो सॉल्व करना है तो मैनुअली सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर से सॉल्व करवा लें। आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1 और यहाँ से इक्वेशन 2। इन दोनों को कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर डायरेक्ट आपको मीन की वैल्यू भी बता देगा और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी बता देगा। आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा बराबर ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका कैलकुलेटर आपको आंसर तक पहुँचा देगा। ठीक है जी, मैं आपको करवा देता हूँ कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है, मैनुअल कैलकुलेशन कर लेते हैं ज़रा। अब मुझे क्या करना है, इनको मैनुअली सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, ये माइनस में प्लस में ये कैंसिल हो गया सारा, तो मेरे पास आंसर क्या बचा, 8 + 17, 8 + 17 आ गया आंसर 25। तो ये आंसर आ गया मेरे पास 25 इज इक्वल टू मीन प्लस मीन, 2 मीन हो गया, तो 2 यहाँ से डिवाइड हो गया, तो मीन क्या आ गया मेरे पास 12.5, तो मीन मेरे पास क्या आ गया 12.5। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, अब इस मीन को यहाँ पे पुट कर लें, 8 इज इक्वल टू मीन कितना था 12.5 माइनस 0.6745 स्टैंडर्ड, यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लें। ठीक है, तो 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 12.5 माइनस 8,
फिर इससे डिवाइड करते आंसर आ जाएगा 12.5 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 0.6745, तो आंसर आ जाएगा 6.67। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 6.67, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, और ये मेरे पास 12.5 मेरे पास मीन आ गया। तो ये देखिए ये मीन कितना है 12.5, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 6.67, ठीक है। तो आपने इस तरह से इन केसेस को सॉल्व करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपने इनको सारा एरिया को देख लीजिएगा, सारी चीज़ों को कवर कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो मैंने इन्वर्स के जो आपको क्वेश्चंस करवाए या इन्वर्स का आपको जो तरीका समझाया, आपने इनको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। और जितने मैंने क्वेश्चन कराए बस इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये रिवाइज हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ तक किया, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।